हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री मेंटरशिप चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के सभी टाइप्स को बताएंगे और उसके बारे में जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं आपके एग्जाम को लेकर, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। ये हमारा चैनल है, इस पे आप लोग को वो सभी एग्जामिनेशन कवर किए जाएंगे जो आपके कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सभी एग्जाम आपके कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं। देखें, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। वो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हमारे लिए फूड सिक्योरिटी देता है। और एग्रीकल्चर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इंसान जब नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज में जब एग्रीकल्चर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जब सरप्लस हुआ, तब जाकर इंसान ने स्टेबल लाइफ बनाई। इसीलिए दुनिया में जहां जहां भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वो रिवर वैली के आसपास हुआ। क्यों? वहां पीने के लिए फ्रेश वाटर था, एग्रीकल्चर के लिए फ्रेश वाटर था, सरप्लस प्रोडक्शन था, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को हम इस एग्रीकल्चर लैंड पर होल्ड कर सकते थे। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी का मेन रीजन होता है। और कहते हैं ना, जो कंट्री फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको वर्ल्ड पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, सोवियत यूनियन। उसके पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, हथियार बहुत थे। इसलिए जब 90 के डेकेड के आसपास जब फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, तो वो भी इकोनॉमी धीरे धीरे डगमगाने लगी। तो इसलिए हर कंट्री चाहती है कि वो फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो। आगे चलते हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर के लिए कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं, जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है। इनपुट में क्या होता है, हम बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड होता है, कई सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। जो क्रॉपिंग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ये आप जानते हो। एग्रीकल्चर के जितने भी टाइप होंगे उनको हम अभी डील करेंगे आपके सामने। इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, क्रॉपिंग एरिया होता है, हाई यील्ड सीड होती है, फर्टिलाइजर होता है, पेस्टिसाइड होता है। इन सभी चीजों का हम यूज करते हैं इनपुट के रूप में। आउटपुट के रूप में हमें प्रोडक्शन मिलता है, जिसको हम सेल करके मनी एक्वायर करते हैं, जिससे हम अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री में। क्यों? आज भी हमारे कंट्री के अंदर लगभग 59% पॉपुलेशन सीधे सीधे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अब हालांकि भले ही कम हो गया है, 14% के आसपास हो गया है, लेकिन जॉब के मामले में अभी भी इंडिया में ये नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर कौन है? एग्रीकल्चर फील्ड है। आगे चलते हैं, आप देखते हो एग्रीकल्चर को हम लोग, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन में इसको हम लोग व्याख्या करते हैं। जैसे कई जगह हम बोलते हैं इसे मिक्स फार्मिंग, कई जगह सब्सटेंस फार्मिंग, कई जगह कमर्शियल फार्मिंग, यानी इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो डेवलप कंट्रियां हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ज्यादातर क्या होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, यानी हजारों एकड़ का फार्म होता है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए यहां पर कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा होती है। इसमें ज्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन्स, यानी यहां पर ज्यादातर जो काम होते हैं वो मशीनों से कंप्लीट किए जाते हैं। वही हमारे जैसी कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड कम है। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर का यूज, लैंड का यूज हम मल्टीपल टाइम करते हैं, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद। हम लगातार एक फसल कटने के बाद दूसरे की तैयारी करने लगते हैं। अब देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे एग्रीकल्चर के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग 3 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, एक होता है टर्सरी। देखो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो जुड़ा हुआ है, लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये सभी एक्टिविटी किससे जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी जो रॉ मटेरियल को हम जब कंप्लीट गुड में चेंज करते हैं तब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। कैसे, जैसे खेतों से मिला हमें अनाज, अनाज से बना दिया हमने ब्रेड, खेतों से मिला कॉटन, कॉटन से बना दिए कपड़े, माइन से मिला ओर यानी लोहा, उससे बना दी हमने स्टील। जब हम रॉ मटेरियल को कंप्लीट गुड्स में चेंज करते हैं तब हम उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग किसमें आता है, सेकेंडरी सेक्टर या ठीक है इंडस्ट्री में आता है। टर्सरी क्या होता है, सर्विस सेक्टर। जैसे एजुकेशन क्या है, एक सर्विस है, रेलवे क्या है, सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विस है। आपने फ्लाइट से जर्नी की, आपने फैसिलिटीज लिया, सर्विस लिया, उसके लिए पैसे किए। आप कोई फ्लाइट अपने घर पे लेके नहीं गए, आप रेलवे अपने घर पे नहीं ले गए, आपने उस सर्विस को यूज किया, आपने उसके पैसे दिए। तो टर्सरी में क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा। ये 3 कैटेगरी होती हैं आपकी, जिसपे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए हम कई सारे चीजों को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें होता है फ्रूट्स कल्टीवेशन, वेजिटेबल होता है, लाइव स्टॉक होता है। इन 3 चीजों को हम शामिल करते हैं एग्रीकल्चर में। इसमें पहले ही मैंने बता दिया कि इनपुट में क्या क्या आता है। क्या हम लगाते हैं एग्रीकल्चर में, तो सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का, मशीनरी का और लेबर का, ये होता है इनपुट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, शोइंग करते हैं, इरिगेशन, वीडिंग, ये सारे करते हैं। फिर हमें इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। ध्यान दिए 3 चीज होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, तब आउटपुट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन डाल के कि इनमें से कौन सा इनपुट में नहीं शामिल है। ठीक है, यहां पे देखो दे भी रखा है इनपुट आउटपुट में मैंने। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखेंगे यहां पर एग्रीकल्चर को साइंटिफिक वे में हमने अलग अलग डिवीजन किया है इसका। जैसे एग्रीकल्चर मतलब क्या हो गया, फार्मिंग हो गया, बता ही दिया मैंने आप लोग को, लेकिन इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरीकल्चर, और ध्यान रखिए इसका नेम आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी में भी सेरीकल्चर को सेरीकल्चर ही लिख के देगा, पीसी कल्चर को पीसी कल्चर। सेरीकल्चर होता क्या है एक्चुअल में, जब हम रेशम के लिए, ठीक है, रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पालते हैं, और इंडिया में कितने टाइप के सिल्क पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में बेसिकली 4 प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं। एक होता है मलबरी, एक होता है टसर, एक होता है मूगा, एक होता है मलबरी, एक होता है इरी। इरी, ये 4 होता है। मलबरी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कर्नाटका में। टसर कहां पे होता है, झारखंड में। मूगा कहां पे होता है, असम में। इरी कहां होता है, असम और त्रिपुरा दोनों में। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है, कर्नाटका आगे है। ये चारों सिल्क हो गए, और इंडिया
दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर ये चारों टाइप के सिल्क पाए जाते हैं, टसर, इरी, मूंगा और मलबरी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा इसके। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो मलबरी का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। अब देखो ये मैंने लिस्ट बना दी है, ये लिस्ट आपके एग्जाम के लिए मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, या नॉट करेक्टली या करेक्टली के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे एपी कल्चर क्या होता है? एपी कल्चर हनी के लिए बी कीपिंग का काम किया जाता है। ये देख रहे हैं, हनी के लिए बी कीपिंग, और हनी प्रोडक्शन के लिए, हनी प्रोडक्शन में इस समय इंडिया में कौन सा स्टेट नंबर 1 है? यूपी। यूपी इस समय इंडिया में हनी के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। एर्बुली कल्चर क्या होता है? ये होता है, आजकल देखा होगा आपने पार्टियों में, शहरों में, पार्क में, अगर हम आर्टिफिशियल मेथड से अगर ट्री और सर्ब्स को हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्क में सुंदर सुंदर घासें होते हैं, अच्छे अच्छे ट्री होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अफॉरेस्टेशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जहां पर हम नए सिरे से जंगल को बनाते हैं, जहां पे पहले कभी जंगल थे ही नहीं। ठीक है, और आजकल आपने देखते हो पार्टियों में बुके कल्चर चलता है, बुके लेके जाना है। बुके में फूल तो केवल फ्लावर 2-4 ही होते हैं, आसपास जो घास होती है वो एक्चुअल में कमर्शियल सर्ब्स होती है, वो झाड़ियां होती हैं जो आपके बुके को अच्छा दिखाती है। ठीक है, एक्वा कल्चर क्या हो गया? एक्वा कल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल एंड द एनिमल प्रोडक्ट फ्रॉम द मरीन, यानी ओशन से जो हम कमर्शियल प्रोडक्ट एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वा कल्चर। इसमें कई सारे सी बीट्स आ जाएंगे, इसमें कई सारे प्लांट्स आ जाएंगे, फोटोप्लैंक्टन, कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। आगे चलते हैं, एवी कल्चर, एवियन के बारे में सुना होगा, जहां पे बर्ड्स का हम लोग कमर्शियल रेयरिंग करते हैं। फ्लोरी कल्चर, फ्लावर की खेती, फ्लावर की खेती में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और तमिलनाडु इंडिया में काफी ज्यादा फ्लावर में आगे है, और राजस्थान भी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? कमर्शियल पर्पस से हम जब फ्रूट्स की और वेजिटेबल की खेती करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की जब हम कमर्शियल पर्पस से खेती करते हैं तब उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पीसीस कल्चर क्या होता है? जब हम कमर्शियल पर्पस से जब हम फिशिंग करते हैं, ठीक है, जैसे आजकल जो आप लोग फिश खाते हो वो नदियों से बहुत ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि नदियों में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि वहां पे फिश की रेयरिंग होती ही नहीं है। आजकल क्या होता है? कमर्शियल पर्पस से पॉन्ड बनाकर इनकी खेती की जाती है, उसी को हम पीसी कल्चर में इंक्लूड करते हैं। पॉमी कल्चर क्या होता है? फ्रूट्स कल्टीवेशन। ठीक है, सेरी कल्चर बता दिया सिल्क वॉर्म के लिए। वीटी कल्चर या वीमी कल्चर, ठीक है, इसमें क्या होता है? वाइन मेकिंग के लिए हम लोग ग्रेप्स की खेती करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, जितना भी अंगूर हमारे इंडिया में पैदा होता है उस ग्रेप का लगभग 70 to 80%, ठीक है, 70 to 80% जो अंगूर होते हैं वो वाइन प्रोडक्शन के लिए जाते हैं। हमारे आपके खाने के लिए अंगूर बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए वही नाम आपको यहां पे दे रखे इस चार्ट में। एपी कल्चर शहद के लिए मधुमक्खी पालन, एबोरी कल्चर ट्रीज एंड सर्व्स की खेती, एक्वा कल्चर मेरीन, एवी कल्चर
बर्ड्स की, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की, पीसी कल्चर हो गया फिश की, पॉमी कल्चर फल की, सेरी कल्चर रेशम की, विटी कल्चर अंगूर की। ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे यहां पर दे रखा है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इसको बहुत देखो, दो प्रकार की खेती होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। आराम से चलिएगा, ये आपके एग्जाम में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों में ये क्वेश्चन टॉपिक आते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निर्वाह खेती और व्यवसायिक खेती। एक एक करके समझेंगे हम लोग। देखेंगे निर्वाह खेती क्या होती है, जीविका खेती क्या होती है, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। जब कोई फार्मर अपने प्रोडक्शन, अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए जब खेती करता है, यानी अपनी जरूरत के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो खेती की जाती है, वो हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत लो लेवल की होती है। आज भी ये एग्रीकल्चर मेथड कैसा होता है, ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम हल का इस्तेमाल करते हैं, प्लॉइंग का इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर लोग इसमें मैनुअल लेबर के रूप में काम करते हैं, और फैमिली मेंबर ही एज ए लेबर वर्क करते हैं, बाहर से लेबर को हायर नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत लो लेवल का होता है, इसलिए परिवार केवल अपनी जरूरतों के लिए ये खेती करता है। अब देखेंगे निर्वाह खेती को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस, एक को बोलते हैं प्रीमेटिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं सघन निर्वाह खेती और आदिम खेती, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे इसको। ये देखो, ये सब्सटेंस का ही दो भाग है, एक होता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, सघन निर्वाह खेती। ये एग्रीकल्चर टाइप वहां पे की जाता है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो, एग्रीकल्चर लैंड कम हो, लाइक चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। यहां पर क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड कम होता है और पॉपुलेशन के वजह से लेबर ज्यादा होते हैं, और अधिक हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। एक खेती हो गई, दूसरे की तैयारी, दूसरी कट गई, तीसरे की तैयारी। इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर लैंड का हम लोग अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां की जो मेन क्रॉप होती है, यहां की मेन क्रॉप होती है राइस, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इस टाइप की एग्रीकल्चर कहां की जाती है, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में। इसमें कंट्रियों की बात करेंगे तो कंट्री में राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, और थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया है, ठीक है। और इन तीनों कंट्री में वर्ल्ड का 90% राइस या पैडी कल्टीवेशन होता है। इस समय इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है, जिस पर बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया है। क्यों किया है, वो कहते हैं एक्चुअल में हम राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनविजुअली हम लोग वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि राइस जो होता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें पानी बहुत लगता है, इसलिए अब बहुत ज्यादा इसको डीमोटिवेट करने की जरूरत है। सरकारें इस पे बहुत सीरियस अटेम्प्ट ले रही हैं कि हम इंडिया उतना ही प्रोडक्शन करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम इन फ्यूचर हमें वाटर की स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और ज्यादा होगी। इसलिए राइस कल्टीवेशन को धीरे धीरे
डिमोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन कहाँ होता है? जैसे किसी फॉरेस्ट लैंड में हमने पहले जंगल को काट लिया, पेड़ों को सुखाकर हमने उसकी पत्तियों को जला दिया, और उसकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं, और 2 से 3 साल इस लैंड पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद जब लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तब हम उस लैंड को छोड़कर न्यू लैंड पे चले जाते हैं। इस तरह ये खेती घूम घूम कर की जाती है। ये खेती वैसे एरिया में की जाती है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है और पॉपुलेशन कम होती है, लाइक अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सबसे ज्यादा होती है। मेनली 2 स्टेट इसमें आते हैं, मिजोरम और नागालैंड। इन 2 स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहां पे? मिजोरम और यहां पे। जब ये लोग फसल को काट लेते हैं, मेनली कौन सी होती है? राइस। फसल कटने के बाद ये लोग चिराऊ डांस करते हैं। कौन सा? चिराऊ डांस करते हैं। ठीक है, देखो यहां भी लिखा है। इस खेती को हम लोग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्लैश मतलब होता है पेड़ों को कट कर देना, बर्न मतलब होता है जला देना, इसीलिए इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। वर्ल्ड वाइड इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखो आगे वही चीज, पहले बर्न जला के बर्न कर देते हैं, उसकी ऐश को मिट्टी मिला देते हैं, फिर यहाँ पे खेती करते हैं। मेन क्रॉप कौन सी है? राइस है। उसके अलावा पोटैटो, मेज, कसावा, ये सभी खेती की जाती है। वर्ल्ड वाइड इसके अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, कौन से हैं? मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रे बोलते हैं वियतनाम में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, लडांग बोलते हैं इंडोनेशिया में, जूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, चैंगिंग बोलते हैं फिलीपींस में, कोनकू वेनेजुएला, तुंगिया म्यांमार, चेना श्रीलंका, तैमराई थाईलैंड, टावी मेडागास्कर। ये मल्टीपल नेम है अलग अलग कंट्रियों में, ये आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, और पहले भी पूछे गए हैं, लाइक यूपीपीसीएस, यूपीएससी में। और मैंने फिर बोला है, यूपीएससी किसी भी चीज को भूलने नहीं देता है, वो दोबारा रिपीट करके आपसे पूछ लेता है, ये याद रखिएगा। और इंडिया में भी इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मणिपुर में बोलते हैं पामलाउ, छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में दीपा बोलते हैं, ये भी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान में। मध्य प्रदेश में दाहिया या बेवार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू, ये क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, उड़ीसा में बोलते हैं कोमन, वेस्टर्न घाट यानी केरला में बोलते हैं कुमारी, राजस्थान में बारले, ये भी पूछा गया था, हिमालयन स्टेट में खील, और झारखंड में कुरुआ। ये इंडिया के लोकल नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, ये आपसे पूछ सकता है, और पहले भी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ये वही नाम है वर्ल्ड वाइड, मिल्पा मैक्सिको में, वेनेजुएला कोनकू, ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका यानी कॉन्गो में बोलते हैं मसोले, इंडोनेशिया में लडांग, और वियतनाम में रे। अब देखेंगे नोमैडिक हार्डिंग, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं घुमंतु चरवाहे। ठीक है, जिनको हम लोग ट्रांस ह्यूमन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा नंबर्स में एनिमल को पालते हैं, रेयर करते हैं। ठीक है, और ये भोजन और पानी की तलाश में जानवरों के साथ पहाड़ों पर जाते हैं,
फिर ये विंटर में पहाड़ों से वापस आ जाते हैं। यानी समर में माउंटेन जाते हैं। आपको सर समर में क्यों जाते हैं? क्योंकि समर में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा रेज हो जाता है कि प्लेन्स एरिया में घास वगैरह, ग्रासेस वगैरह खत्म हो जाती है, लेकिन माउंटेन पे मौसम काफी सुहाना होता है। इसलिए ये लोग माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, क्या करने के लिए? अपने जानवरों के लिए घास, ग्रासेस और वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, इस टाइप की खेती कहां पे की जाती है? सवाना टाइप के ग्रासलैंड में या स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड में। ठीक है, इंडिया में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो ये खेती रेयरिंग करती हैं। उनमें कौन सा है? गद्दी है, बकरवाल है। अगर आप लोग को ये नाम याद आ रहे हो, सुने सुने लग रहे हो, तो आप लोग को अच्छी बात है। नहीं याद आ रहे हैं तो मेरा वेजिटेशन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें मैंने माउंटेन ग्रासलैंड की बात की है। उसमें गद्दी, बकरवाल, चांगपा, ये सभी ट्राइब्स जानवरों को पालने का काम करती हैं और ये लोग एक डेफिनिट रूट को फॉलो करते हैं। डेफिनिट रूट को फॉलो क्यों करते हैं? अगर डेफिनिट रूट को फॉलो नहीं करेंगे तो जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो लोग रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए ये लोग एक निश्चित रूट को फॉलो करते हैं। इस टाइप की रेयरिंग कहां पे हो जाती है? सेमी एरिड रीजन में या एरिड रीजन में, लाइक सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सहारा डेजर्ट्स और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आते हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का देखो पर्पस क्या होता है? हम क्रॉप को प्रोडक्शन के बाद मार्केट में सेल करने के पर्पस से हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। हम इन्हें स्टोर नहीं करते। जैसे इंडिया में आप देखो, गेहूं चावल पैदा करने बाद हम 6 महीने बाद बेचते हैं। कई बार हम 1 साल का, 2 साल का वेट भी कर लेते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर कमर्शियल पर्पस से ही खेती की जाती है, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, और यहां पर केवल समर में खेती होती है, विंटर में नहीं होती। आपको सर क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहां पर, ठीक है, यहां पर 40 से 60 लैटिट्यूड के आसपास विंटर का टेम्परेचर यहां पर -20 से -30 हो जाता है। इसलिए इस टेम्परेचर पे यहां पर खेती नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर क्रॉपिंग कब होती है? केवल और केवल समर में होती है। और यहां पे मोस्ट ऑफ दी जो वर्क्स होता है वो मशीनों द्वारा कंडक्ट होता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा मशीन। इसलिए इस एग्रीकल्चर में, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और मशीनों से ज्यादातर काम किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, वर्क फोर्स कम है। इसलिए यहां पर मशीनों से कामों को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्रॉपिंग के साथ साथ एनिमल रेयरिंग भी की जाती है, जानवरों को पाला भी जाता है। इसीलिए ये कंट्रियां डेयरी हस्बेंड्री में भी काफी अच्छी है। इनको हम लोग बोलते हैं एनडीए कंट्री। एनडीए का मतलब क्या होता है? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रियां, ठीक है, एनिमल रेयरिंग में भी काफी आगे है। ठीक है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है व्हीट एंड राइस का। ठीक है, ये खेती कहां पे की जाती है? ये खेती टेम्परेट ग्रासलैंड में की जाती है, लाइक प्रेरी। अगर प्रेरी ग्रासलैंड आपको याद हो, प्रेरी ग्रासलैंड को हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो व्हीट प्रोडक्शन होता है उसका 70% इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर केवल सिंगल क्रॉप होती है। ध्यान रखेंगे, यहां पे विंटर में क्रॉपिंग नहीं होती।
ये खेती कहाँ की जाती है? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। एशिया में यूरेशिया यानी रशिया वाले पार्ट में ये खेती की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नॉट डन इन द सेवर विंटर, यानी विंटर में नहीं की जाती क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत एडवर्स हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं मिक्स फार्मिंग। इस लाइन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है मिक्स फार्मिंग, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए क्या है। देखो, जब मिक्स फार्मिंग बोलेंगे तो यहां पर क्रॉप के साथ साथ लाइफ स्टॉक शामिल होता है, यानी खेती के साथ साथ जब हम पशुपालन करेंगे उसे बोलेंगे मिक्स फार्मिंग। और जब मोर देन 2 क्रॉप्स यानी या मोर देन 1 क्रॉप जहां होगा सेम एग्रीकल्चर लैंड में, जब सेम एग्रीकल्चर लैंड में 2 या 2 से अधिक खेती हम करते हैं तब हम उसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। और जब खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तब उसे बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो, प्लांटेशन टर्म्स ही अपने आप में कंप्लीट है। क्या? यहां पर हम लोग सीधे प्लांट को लगाते हैं। ठीक है, यहां पर हम सीधे प्लांट को लगाते हैं, इसमें बीज छिड़कते नहीं, हर साल काटते नहीं है। और प्लांट लगाने के बाद हम एक प्लांट से कई साल तक, ठीक है, मैनी ईयर तक उससे हम लोग फ्रूट्स कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने रबड़ का पेड़ लगा दिया, एक हमने आम का पेड़ लगा दिया, एक हमने एप्पल का, तो कई साल हम उससे फ्रूट्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो, फार्मिंग क्या होता है? ओनली 1 क्रॉप। इसमें टी हो गया, कॉफी हो गया, कैश्यू हो गया, रबड़ हो गया, बनाना हो गया, ये सभी आते हैं। इसमें आपने सुना का सेब के बागान, चाय के बागान, ये बागान होते हैं, एक बार लगा दिया कई साल तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मोर कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें चीफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लेबर सस्ते नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, इसलिए सस्ते लेबर की आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन सी क्रॉपिंग की जाती है? देखो, रबर की खेती की जाती है मलेशिया में, टी प्लांट की खेती की जाती है श्रीलंका में, कॉफी ब्राजील में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकी लोकेशन याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं मेजर क्रॉप। देखो, मेजर क्रॉप में दुनिया का स्टेपल फ्रूट कहा जाता है राइस को। ठीक है, राइस एक सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए मोर टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर मोर होती है वहीं पर राइस कल्टीवेशन होता है। ठीक है, यहां देखिए लिखा है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चाहिए, इसीलिए जो राइस कल्टीवेशन होता है इंडिया में कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कब बोई जाती है? जून टू जुलाई। और हार्वेस्टिंग कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन में, ठीक है, चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है, और लेकिन राइस एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप पर है। वेस्ट बंगाल इंडिया का ऐसा राज्य है जहां पर 3 क्रॉप होती हैं। ठीक है, एक साल में 3 क्रॉप। कौन सी? अमन, ओस, बोरो। ठीक है, यहां पर साल में 3 क्रॉप होती है, अमन, ओस, बोरो। इंडिया का बेस्ट बासमती राइस कहां होता है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं बताऊंगा आप लोग को। इंडिया का बेस्ट बासमती राइस देहरादून वैली में होता है, ठीक है, अच्छी वाला, ठीक है। वो ज्यादातर तो एक्सपोर्ट हो जाता है, बहुत कम हम लोग को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं वीट। जो वीट होता है ये टेम्परेट क्रॉप है, इसको हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये राबी क्रॉप है, ठीक है, राबी क्रॉप है। ये नवंबर दिसंबर में, ठीक है, शोइंग किया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। वीट प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है। इंडिया में यूपी वीट कल्टीवेशन में नंबर 1 है और राइस कल्टीवेशन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिया में जो वीट होता है वो विंटर में शोइंग होता है, जबकि पूरे दुनिया में समर में होता है। और इसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? लोमी। ये लाइका एलुवियल सॉइल ही होती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो इंग्लिश वाले लोमी करेंगे, हिंदी वाले दोमट मिट्टी करेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। पूरे वर्ल्ड वाइड कहां पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर जैसे हमारे वहां और चाइना में क्या है, प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम कंज्यूम हम खुद कर जाते हैं। लेकिन यूएसए, अर्जेंटीना, यूक्रेन, इनकी पॉपुलेशन कम होने से ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। मिलेट। मिलेट देखो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया है। इसको श्री अन्न भी बोला गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी तीनों शामिल होते हैं। क्योंकि ये सैंडी सॉइल में होता है इसलिए इसको हाई टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल में ये हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए वर्ल्ड में नाइजीरिया, नाइजर कंट्री फेमस है। इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसी कंट्रियां फेमस है। मेज देखेंगे, ये भी देखो मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल होता है, ठीक है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एमपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट काफी आगे हैं। और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ब्राजील है। ऐसा आपने स्वीट कॉर्न तो खाया होगा, मेरा तो नाश्ता इससे ही होता है, काफी हेल्दी होता है। आप लोग भी इसे लीजिए क्योंकि मोटे अनाज हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। कॉटन देखिए, कॉटन को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ये आप जानते हो। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी आइलैंड कॉटन होती है और इजिप्टियन कॉटन होती है। इसमें हाइट लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ी होगी तो वो काफी अच्छी होगी। इंडिया में ड्वार्फ वाली होती है, छोटे हाइट की होती है, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए? वेरी लिटिल रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। इसके लिए विंटर काफी खतरनाक होता है, नुकसानदेह होता है। इसीलिए 210 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, यानी ठंडियां इस क्रॉप के लिए अच्छी नहीं होती है। और ब्लैक सॉइल इसके लिए काफी अच्छी होती है, ये आप जानते हैं। इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और इस समय कॉटन प्रोडक्शन में अपना इंडिया नंबर 1 है। और इंडिया में कौन सा स्टेट नंबर 1 है इस समय? महाराष्ट्र कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 है। बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा। जूट को हम बोलते हैं गोल्डन, रहिए, गोल्डन फाइबर, बिल्कुल सही। ये देखिए, इसके लिए भी हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, एलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। जब ऐसी कंडीशन, अधिक वर्षा, अधिक रेनफॉल, ये कहां होगी? ये होगी वेस्ट बंगाल में, ये होगी बिहार में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है और बांग्लादेश सेकंड नंबर पे।
ये कीवर्ड याद रखिएगा, ये कीवर्ड सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग से। अब देखते हैं कॉफी। ध्यान रखेंगे कॉफी के लिए वेल ड्रेन, ठीक है, सॉइल चाहिए और स्लोपी टोपोग्राफी इसके लिए काफी अच्छी होती है। और पूरे वर्ल्ड में कॉफी के लिए फेमस कौन सा है? ब्राजील है, ठीक है। इंडिया में कॉफी के लिए फेमस कौन सा स्टेट है? कर्नाटका, ये याद रखेंगे। इसके लिए 500 टू 2000 मीटर की हाइट काफी अच्छी होती है, स्लोपी हिल्स काफी फेवरेबल होती है और कैसा कंडीशन चाहिए इसके लिए? वार्म और वेट क्लाइमेट, यानी वर्षा वाला चिपचिपा मौसम, वेस्टर्न घाट वाला, ठीक है। और ऐसा ही लगभग चाहिए चाय के लिए भी, इसलिए चाय और कॉफी के कंडीशन लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का फर्क है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी कौन सी होती है? मोका। ये कहां पे होती है? यमन की पहाड़ियों में, यमन की जो हाई हिल्स है वहां पर होती है सबसे अच्छी कॉफी मोका। इंडिया की सबसे अच्छी कॉफी होती है अरेबिका एंड रोबोस्टा। ये कहां होती है? कर्नाटका में। ये एक्चुअली मोका फैमिली की ही कॉफी है, इसलिए इसका फ्लेवर सिमिलर होता है, इसलिए इंडियन कॉफी की दुनिया में काफी डिमांड है। केवल 8% प्रोडक्शन करता है इंडिया, फिर भी इसकी वर्ल्ड वाइड काफी डिमांड है। टी को बोलते हैं बेवरेज क्रॉप। आपने देखा होगा कि अगर चाय पीने की आपको लत है, इसको मैं लत बोलता हूं जैसे मेरी है, सुबह चाय ना मिले तो लगता है कुछ अधूरा सा है, तो वही है, चाय हमें कुछ आदत सी पड़ गई है इसके लिए, इसलिए बोलते हैं इसको बेवरेज क्रॉप। ना पियो तो बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। इसके लिए वेट सीजन और हाई रेनफॉल चाहिए, मिट्टी चाहिए लोमी सेम लगभग, ठीक है। और कॉफी चाय के प्रोडक्शन में केनिया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, लेकिन अगर केवल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है। लेकिन अगर चाय के एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें केनिया नंबर 1 है, एक्सपोर्ट में केनिया नंबर 1 है, प्रोडक्शन में चाइना। दुनिया की सबसे अच्छी टी है ओलोंग टी। कौन सी है? ओलोंग टी। ये कहां पे होती है? ये ताइवान में होती है। इंडिया की सबसे अच्छी है ग्रीन स्टार। ये कहां पे होती है? ग्रीन टी नहीं, ग्रीन स्टार। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा वैली में होती है। कहां पर? कुल्लू कांगड़ा वैली। अब ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के नाम देख लेंगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री किसको कहा जाता है? फिलीपींस को। याद रखिएगा, क्योंकि फिलीपींस के राजधानी मनीला में क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहीं से हाई यील्ड सीड का इन्वेंशन हुआ था, इसलिए फिलीपींस को क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री। इंडिया में इसके फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड वाइड इसके फादर कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग। और ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म्स किसने दिया था? ये टर्म्स दिया था विलियम गाउट ने, ठीक है। ये कहां के थे? ये US के थे, ये याद रखिएगा। ये किसके लिए था? ये फूड ग्रेन कल्टीवेशन के लिए था। वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए था। इसके फादर कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन मरीन प्रोडक्ट के लिए था। इसके फादर कहे जाते हैं हीरालाल चौधरी। ये स्टेट PCS, BPSC, UPSC सबके लिए। यूपीएससी में थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, आते जरूर हैं, लेकिन स्टेट PCS के लिए तो सीधे सीधे यही आते हैं, आप जानते हैं। मैच द फॉलोइंग में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन,
अभी रिसेंटली 2 बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी और यूपीपीसीएस में। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑयल सीड के लिए। इसमें 9 प्रोडक्ट आते हैं जैसे सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, ये सभी। इसके फादर कहे जाते हैं सैम पित्रोसा। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन के लिए, झींगा मछली के, अनियन के लिए। इसके फादर कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल। वहीं गोल्डन रेवोल्यूशन ये था फ्रूट्स के लिए और हनी के लिए। इसके फादर कहे जाते हैं निरपक्ष तुतेज। नाम रखिएगा, याद रखिएगा, निरपक्ष तुतेज। राउंड रेवोल्यूशन आलू के लिए। रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए और टोमेटो के लिए। इसके फादर याद रखिए विशाल तिवारी। सिल्वर रेवोल्यूशन अंडों के लिए। इसके फादर या मदर कही जाती है इंदिरा गांधी जी, इन्होंने ये नारा दिया था। रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है, हर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डबल प्रोडक्शन करना, इसका स्लोगन दिया था नीतीश कुमार ने। ये कुछ क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे येलो रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? ऑयल सीड से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे। अब ये देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? बहुत सिंपल है ये, किसके लिए? फिश प्रोडक्शन के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए? व्हीट एंड राइस के लिए है। इस क्लास का रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, लडांग कहां बोलते हैं हम लोग? इंडोनेशिया, मलेशिया में, तो मलेशिया ऑप्शन हमारे पास है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।